हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं वोकेशनल में फ्लोरिकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमने इससे पहले जो दो वीडियो बनाए हैं, आप लोगों ने दो वीडियो देखे होंगे, जिसमें हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 21 तक डिस्कस कर चुके हैं। और अभी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है 2025-26 में, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं उनका डिस्कशन हमने किया है। ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद कक्षा 12वीं के तीनों वीडियो के माध्यम से आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। पहला प्रश्न हमने लिया है, जरबेरा का प्रवर्धन लिखिए। जरबेरा के प्रवर्धन में एक और क्वेश्चन आता है, मैंने अब पुराने पेपर में देखा है। जरबेरा का वाणिज्यिक प्रवर्धन लिखिए या फिर जरबेरा का प्रवर्धन लिखिए, दोनों बात एक ही है। जरबेरा का जो फूल होता है वो छोटा छोटा पौधा रहता है और इसका जो प्रवर्धन होता है वो बीजों के माध्यम से भी हो जाता है। जरबेरा का प्रवर्धन बीजों के माध्यम से भी हो जाता है और कटिंग के माध्यम से, गुच्छों के माध्यम से, कलम या फिर गुच्छों के माध्यम से भी हो जाता है। जरबेरा में बीजों का जो प्रवर्धन होता है वो केवल नई किस्मों के लिए अच्छा होता है। अगर नई किस्मों का विकास किया जा रहा है तो किस्में विकसित करने के लिए या फिर जल्दी से प्रवर्धन करना है, आसान प्रवर्धन करना चाहते हैं, तो फिर आपको कलम या फिर गुच्छों के माध्यम से प्रवर्धन करना पड़ेगा। वाणिज्यिक प्रवर्धन जरबेरा का जो होता है वो बीजों के माध्यम से भी होता है और कलम या फिर गुच्छों के माध्यम से भी होता है। नई किस्मों के विकास के लिए बीजों के माध्यम से प्रवर्धन किया जाता है और वाणिज्यिक रूप से अगर आप खेती करना चाहते हैं, जरबेरा की खेती करना चाहते हैं, तो आपको कलम या फिर गुच्छों के माध्यम से उसका प्रवर्धन करना पड़ेगा। गुच्छों को पहले निकाल दिया जाता है और जून से जुलाई, वर्षा ऋतु आने से पहले जून या जुलाई के माह में गुच्छों को निकालकर और उसे फिर कैप्टन के घोल में, मैं पुराने वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। कैप्टन क्या है? एक कवकनाशी है। थीरम, कैप्टन, कवकनाशी, कार्बेंडाजिम, इनमें से कोई भी एक कवकनाशी में इन गुच्छों का ट्रीटमेंट करके उनके पौधों की जड़ों को डुबोकर और फिर उसका रोपण कर दिया जाता है। इस तरह से जरबेरा का प्रवर्धन हो जाता है। तो आपको याद रखना है, जरबेरा का प्रवर्धन बीजों और गुच्छों के माध्यम से होता है। फिर हमने अगला प्रश्न लिया है, ये पहला प्रश्न हो गया। आंतरिक पौधे क्या है, इनके प्रकार लिखिए। आंतरिक पौधे जो होते हैं, एक बार इनकी परिभाषा आप याद कर लीजिए। आंतरिक पौधे ऐसे पौधे जो घर के अंदर का वातावरण, घर का वातावरण, घर के अंदर का प्रकाश, घर के अंदर की वायु, घर के अंदर की आर्द्रता, हमारे घरों के अंदर जो वातावरण होता है, घर के अंदर जितना प्रकाश होता है, घर के अंदर की जो वायु होती है, घर के अंदर जो आर्द्रता होती है, इन सब कारकों के अंदर भी वो आसानी से वृद्धि और विकास कर सकते हैं। उन पौधों को हम बोलते हैं आंतरिक पौधे। अब आंतरिक पौधे जरूरी नहीं है कि केवल घर के अंदर ही अपना जीवन यापन आसानी से पूरा कर पाएं। अगर उन्हें हम घर के बाहर भी लगाते हैं तो वो घर के बाहर भी आसानी से उग सकते हैं और उनका जीवन यापन हो सकता है। लेकिन वो इतने लायक होते हैं कि अगर उन्हें घर के अंदर लगाएंगे, कमरे के अंदर, बेडरूम में, हॉल में, सीढ़ी के पास, छत के पास, पर्दे के पास, खिड़की के पास, कहीं पर भी लगाओगे तो भी वो अपना जीवन यापन आसानी से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है आंतरिक पौधे की क्या विशेषताएं होती है, फिर उनमें क्या क्वालिटी होती है। तो आंतरिक पौधे जो होते हैं वो वृद्धि विकास भी धीरे धीरे करते हैं और उनको पानी की आवश्यकता कम होती है, पोषक तत्वों की आवश्यकता कम होती है, प्रकाश की आवश्यकता कम होती है और वो घर के अंदर आसानी से वृद्धि विकास कर सकते हैं। हमने इसी प्रश्न को थोड़ा सा और कंटिन्यू किया है कि आंतरिक पौधे के प्रकार लिखिए या फिर आंतरिक पौधे जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इन्हें 4 भागों में डिवाइड किया गया है। आंतरिक पौधे पत्तेदार होते हैं, जैसे कि ऐसे पौधे जो पत्तेदार होते हैं और घरों के अंदर उगाए जाते हैं, तो वो पत्तेदार आंतरिक पौधे कहलाएंगे। जो सबके घरों में आसानी से देखने को मिलता है वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट एक ऐसा आंतरिक पौधा है जो पत्तों के कारण सुंदर दिखता है और घरों के अंदर आसानी से उगाया जा सकता है। फिर दूसरा दिया हमने पाम्स। पाम्स मतलब कि ऐसे पौधे, जैसे एक मैं यहाँ पे चित्र बना देता हूँ, जिसका एक मुख्य तना होता है और उसके ऊपर जो पत्तियां होती है वो आकर्षक और दिखने में बेहद सुंदर दिखती है। जैसे कि
एग्जाम्पल है, जैसे नारियल का जो पौधा होता है वो एक पाम जैसा दिखने वाला पौधा है, लेकिन पाम में हमारे यहाँ लगाया जाता है एरिका पाम। एरिका पाम एक ऐसा पौधा है जिसका एक मुख्य तना होता है और जिसकी पत्तियां दिखने में सुंदर होती है और ये घर के अंदर आसानी से अपना जीवन यापन पूरा कर लेता है। फिर तीसरा पौधा हमने लिया ब्रोमेलियाड्स। ब्रोमेलियाड्स मतलब होता है ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां रंगीन दिखती हैं या फिर पत्ती जिनकी आकर्षक होती है। सुंदर पत्तियों के कारण जो पौधे घर के अंदर उगाए जाते हैं उन पौधों को हम बोलते हैं ब्रोमेलियाड्स। जैसे कि एक उदाहरण है एयर प्लांट, एचमिया, प्यूरिया, एयर प्लांट, प्यूरिया या फिर एचमिया। और एक बचता है फिर लास्ट फूल वाला पौधा, जैसे कि चमेली, लिली, अफ्रीकी वायलेट। देखिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। आंतरिक पौधे क्या है और इनके प्रकार लिखिए। आंतरिक पौधे ऐसे पौधे जो घरों के अंदर अपना जीवन यापन आसानी से पूरा कर सकते हैं और जिन्हें घरों में लगाना, घरों में उगाना आसान होता है, आंतरिक पौधे कहलाते हैं। और आंतरिक पौधों को 4 भागों में बांटा गया है। पत्तेदार आंतरिक पौधे जिनके पत्ते होते हैं, सुंदर दिखते हैं और घरों के अंदर आसानी से उगाए जा सकते हैं, जैसे कि मनी प्लांट। दूसरा हमने लिया पाम्स। पाम्स मतलब कि ऐसे पौधे जिनका एक मुख्य तना होता है और पत्तियां दिखने में बहुत आकर्षक दिखती है, जैसे कि एरिका पाम। तीसरा समूह हमने बनाया है ब्रोमेलियाड्स। ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां रंगीन होती हैं, यहाँ हमने पत्ती आकर्षक लिखा है, जिनकी पत्तियां रंगीन दिखती है, ऐसे पौधों को हम बोलते हैं ब्रोमेलियाड्स। कई बार क्वेश्चन आता है कि ब्रोमेलियाड्स क्या है, तो अब आपको आंसर लिखना पड़ेगा ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां रंगीन होती हैं और दिखने में पौधे आकर्षक दिखते हैं, उन्हें ब्रोमेलियाड्स कहते हैं। जैसे कि एयर प्लांट, प्यूरिया, एचमिया। ये प्यूरिया जो होता है इसकी पत्तियों में सिल्वर कलर की, चांदी की तरह ऐसे रंगीन रंगीन धारियां होती हैं, ये प्यूरिया का पौधा जो होता है। और फूल वाले पौधे मतलब कि ऐसे पौधे जिनको घरों में उगा तो सकते हैं लेकिन वो अंदर ही फूल देने लगते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम लोग फूल वाले आंतरिक पौधे, जैसे कि चमेली, लिली, अफ्रीकी वायलेट। अच्छा एक बात और ध्यान रखने वाली ये है, आंतरिक पौधे अगर एक ही स्थान पर लंबे समय तक लगे रहते हैं तो उनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती है, इसलिए उनको 15 दिन के अंदर, 1 माह के अंदर या फिर 1 सप्ताह के अंदर उनका जगह बदलते रहना चाहिए, कभी कभी उसका स्थान बदलते रहना चाहिए। और आंतरिक पौधों को पानी की आवश्यकता कम होती है, इसलिए उन्हें पानी भी कम देना चाहिए, और पोषक तत्वों की आवश्यकता भी कम होती है, इसलिए उन्हें पोषक तत्व भी कम देना चाहिए। आंतरिक पौधों को कभी कभार घर के बाहर रखना भी आवश्यक होता है, ताकि उनमें कोई फंगल इन्फेक्शन, कवक के कारण होने वाले रोग ना हो और पौधा सड़ने से बच जाए, इसलिए पौधों को बार बार जगह बदलते रहना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न जो तीसरा लिया हमने, फूलों की कटाई के बाद की तकनीक। फूलों को हार्वेस्ट करने के बाद कौन कौन सी गतिविधियां की जाती है। जैसे हमने फूल को खेत से तोड़ के ला लिए हैं, काट के ला लिए हैं, तो हमें कौन कौन सी तकनीक या फिर कौन कौन सी गतिविधि करना पड़ेगा। तो इसके लिए 3 गतिविधि है। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है पहली, सही समय में फूलों की कटाई। सही समय में कटाई करना। अगर हम फूलों को कोई दूर के मार्केट में बेचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फूलों को थोड़ा सा कम खिला हुआ तोड़ना पड़ेगा। अगर ज़्यादा खिले हुए फूल तोड़ लेते हैं तो फिर वो जल्दी खराब हो जाते हैं। अगर हमको लोकल मार्केट में बेचने के लिए फूल तोड़ना है तो फिर पूरी तरह से खिला हुआ फूल उसको काट लेते हैं। तो इसलिए फूलों की कटाई कब करना है वो मार्केट पर डिपेंड करता है कि वो कौन से मार्केट में जाने वाला है फूल, या फिर उसका उपयोग कब होने वाला है। तो सही समय में फूलों की कटाई करना। उसके बाद होता है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग या फिर सख्त बनाना। फूल को सख्त बनाना।
फूल को सख्त बनाने का मतलब होता है जब हम फूल को खेत से काट के ला लिए हैं, तोड़ के ला लिए हैं, तो वो लंबे समय तक खराब ना हो, तरोताजा रहे, फ्रेश दिखे, इसके लिए फूल को सख्त बनाना आवश्यक है। सख्त बनाने के लिए हम कंडीशनिंग घोल में ज़्यादा कुछ नहीं रहता, वो डिस्टिल्ड वाटर होता है, और डिस्टिल्ड वाटर में फूल को हम रखते हैं और फूल के अंदर ही उसके तने को काट के और फिर उसको सख्त बना लेते हैं, और रात भर फिर फूल को कंडीशनिंग घोल में रखना या फिर सख्त बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद होता है फिर प्री कूलिंग। प्री कूलिंग का मतलब होता है जब हम खेत से फूल को काट के लाते हैं तो वो कई बार तेज धूप के कारण या फिर तेज धूप या फिर बाहर के वातावरण के कारण फूल थोड़ा गर्म रहता है, तो उसको कमरे के तापमान में ठंडा करना प्री कूलिंग कहलाता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, फूलों की कटाई के बाद की गतिविधि कौन कौन सी है? तो पहली है सही समय में फूलों की कटाई करना, दूसरी है कंडीशनिंग करना या फिर सख्त बनाना, और तीसरी गतिविधि है प्री कूलिंग करना। प्री कूलिंग मतलब कि कमरे के तापमान में फूलों को ठंडा करना प्री कूलिंग कहलाता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न हमने लिए हैं, मूल्य वर्धित उत्पाद क्या है? मूल्य वर्धित उत्पाद का मतलब होता है जब हमने फूलों को हार्वेस्ट कर लिया है, जैसे गुलाब है, गेंदा है या फिर कोई दूसरा फूल है, चमेली है, जरबेरा है, किसी भी फूल को जब हमने हार्वेस्ट कर लिया है तो वो जितने रुपए में बिकने वाला है उससे भी ज़्यादा हम उसकी कीमत बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं मूल्य वर्धित उत्पाद। फूल की कीमत बढ़ाना मूल्य वर्धित उत्पाद कहलाता है। और फूलों की कीमत बढ़ाने के लिए अगर हम फूलों का गुलदस्ता बना दें तो गुलदस्ता की कीमत फूल से तो ज़्यादा ही होती है। तो पहला उत्पाद क्या हो गया? गुलदस्ता। दूसरा हो जाएगा माला, तीसरा हो जाएगा वेणी, गुलकंद, गुलाब जल, या फिर फूलों को सुखाना, सूखे हुए फूल। देखिए क्वेश्चन है हमारा, मूल्य वर्धित उत्पाद क्या है? मतलब कि फूलों के मूल्य वर्धित उत्पाद क्या क्या हो सकते हैं। हमने उदाहरण भी लिखा है कि उदाहरण लिखिए करके, तो ये सब उसके उदाहरण हैं, गुलदस्ता, माला, वेणी, गुलकंद, गुलाब जल या फिर सूखे फूल। फूलों की कीमत बढ़ाना मूल्य वर्धित उत्पाद कहलाते हैं। बहुत सारे फूलों को मिलाकर एक गुच्छा बना दिया जाता है जिसमें कुछ सुंदर दिखने वाली पत्ती भी लगा देते हैं, तो उसे बोलते हैं गुलदस्ता। माला जो पहनाने के, भगवान को पहनाने के लिए या फिर कोई मुख्य अतिथि लोगों को पहनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो माला की कीमत भी फूलों से ज़्यादा होती है। वेणी जो बालों में सजाने के लिए, दक्षिण भारत में अभी भी महिलाएं बालों में सजाने के लिए वेणी का इस्तेमाल करती हैं। गुलकंद जो गुलाब की पंखुड़ियों से बनते हैं और जो खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो गुलकंद, वो भी उसकी कीमत ज़्यादा रहती है। और गुलाब की पंखुड़ियों से उसका जल निकाला जाता है जिसे गुलाब जल कहते हैं। और फूलों को, जब फूलों का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है और उसका कंजप्शन मार्केट में नहीं है, तो उन फूलों को सुखाकर संरक्षित कर दिया जाता है, और उन सूखे फूलों को फिर जब मार्केट में फूल नहीं आ रहे हैं तो सूखे फूलों की कीमत भी पर्याप्त मिल जाती है। जैसे ग्रीटिंग कार्ड बनाना है या फिर फूलों की सजावट के लिए फूल इस्तेमाल करने हैं, तो सूखे फूल भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरह से मूल्यवर्धित उत्पाद गुलदस्ता, माला, वेणी, गुलकंद, गुलाब जल और सूखे फूल हैं। अब हमने अगला प्रश्न लिया है, कली खोलने का घोल क्या है और स्पंदन घोल को समझाइए। देखिए कली खोलने का घोल मतलब होता है जब हमने जो कम खिला हुआ फूल अभी हार्वेस्ट कर लिए थे, जो पूरी तरह से खिला नहीं है, तो उसको पूरी तरह से खिलने के बाद ही मार्केट में बेचते हैं, तो उसकी कीमत ज़्यादा मिलती है। तो कली खोलने के घोल और स्पंदन घोल के में सुक्रोज, देखिए एक बार लिख देते हैं, कली खोलने का घोल, जब कोई फूल की कली पूरी तरह से खुली नहीं है तो उसको खोलने के लिए कली खोलने का घोल इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम लोग पानी, सुक्रोज और एथिलीन का इस्तेमाल करते हैं। एथिलीन आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये एक हार्मोन है जो फलों को पकाने के लिए या फिर फूलों के खिलने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर कोई कली पूरी तरह से खिली नहीं है तो सुक्रोज और एथिलीन के घोल में उस फूल के डंठल को, स्पाइक को डुबो देते हैं। ये जैसे हमने गिलास में पानी भरा हुआ है और उसमें कली खोलने का घोल डाला हुआ है
और ये कली पूरी तरह से खिली नहीं है तो ये फिर बाद में खिल जाती है, तो ये घोल कहलाएगा कली खोलने का घोल। दूसरा लिए हमने स्पंदन घोल। स्पंदन घोल का मतलब होता है अगर कोई फूल पहले से खिला हुआ है और वो लंबे समय तक सुरक्षित रहना चाहिए तो हम क्या करते हैं, किसी भी फूल को सजावट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसको गुलदस्ता फूलदान में लगाने के लिए। देखिए फूलदान में जो हमने फूल रखा हुआ है वो ताज़ा रहे, लंबे समय तक साफ सुथरा दिखे और स्वस्थ दिखे, इसके लिए हम लोग फूलदान में ही स्पंदन घोल भरते हैं। और स्पंदन घोल तैयार करने के लिए सुक्रोज लेते हैं और साथ में लेते हैं साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल मतलब साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। दोबारा समझते हैं, कली खोलने का घोल और स्पंदन घोल क्या है समझाइए। तो कली खोलने का घोल मतलब होता है जिस फूल की कली पूरी तरह से खिली नहीं है उसको पूरी तरह से खिलाने के लिए उसमें सुक्रोज और एथिलीन का एक घोल तैयार किया जाता है, जिसमें हम लोग स्पाइक को डुबोते हैं तो फूल पूरी तरह से खिल जाता है। और स्पंदन घोल जो होता है वो फूलदान के अंदर भरा रहता है, जिसमें हम जब फूलों को डालते हैं तो फूल जो है वो पूरी तरह से साफ सुथरे और ताज़ा रहते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पंदन घोल। फिर हमने अगला प्रश्न लिया है ये, रासायनिक जहरीलेपन का उपचार लिखिए। किसी इंसान को कोई भी रासायनिक पदार्थ का या फिर जहर का इन्फेक्शन हो गया है तो क्या उपचार कर सकते हैं, देखिए समझते हैं इसको भी। प्रश्न है रासायनिक जहरीलेपन का उपचार, या फिर किसी व्यक्ति ने जहर निगल लिया है तो उसके लिए क्या उपचार कर सकते हैं। पहले तो हम समझते हैं रासायनिक जहरीलेपन का क्या उपचार हो सकता है। अगर उसने जहर निगल लिया है, निगला हुआ जहर, इसका उपाय अलग है, यह भी हम अपन डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा है अगर उसके त्वचा में हो गया है, उसके स्किन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, त्वचा का संक्रमण हो गया है, या फिर आंखें दूषित हो गई है, आंखों में संक्रमण हुआ है। त्वचा के संक्रमण के लिए तो या फिर श्वास के माध्यम से ले लिया है, श्वास के माध्यम से संक्रमण हुआ है। देखिए जहर जो रहता है शरीर में स्किन के माध्यम से भी चला जाता है, आंखों के माध्यम से चला जाता है, या फिर श्वास के द्वारा भी चला जाता है, या फिर पेट में जाने के लिए तो फिर जहर निगलना ही, निकला हुआ जहर ही पेट में इन्फेक्शन पहुंचाता है। निकला हुआ जहर अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम लोग बात कर रहे हैं त्वचा में अगर संक्रमण हुआ है तो त्वचा के संक्रमण को ठीक करने के लिए उस दूषित त्वचा को पानी और साबुन से खूब ज़्यादा धोना चाहिए, जिससे वो त्वचा का संक्रमण साफ हो जाएगा। फिर दूसरा है आंखों में अगर संक्रमण हुआ, आंखों में अगर जहर लग गया है तो बार बार आंखें धोना, साफ पानी से धोते रहो और पलकें खोलकर आंखों को पानी में डुबो कर रखने से आंखों का संक्रमण ठीक हो जाता है। और उसके बाद नेत्र चिकित्सक जो होते हैं, आंखों के डॉक्टर होते हैं, उससे डिस्कस करना बहुत जरूरी है। फिर लिए है श्वास के माध्यम से अगर किसी ने जहर सूंघ लिया है, उसके श्वास नलिका में जहर चला गया है तो उस रोगी व्यक्ति को तुरंत किसी खुले मैदान वाले क्षेत्र में, साफ सुथरी जगह में जहाँ पे बढ़िया ताजी हवा चलती हो, वहाँ पे उसको ले जाकर खड़े कर देना चाहिए, जिससे उसकी जो श्वास के माध्यम से संक्रमण हुआ है वो थोड़ा ठीक हो जाए। अब हम बात करते हैं किसी व्यक्ति ने जहर निगल लिया है तो क्या उपचार कर सकते हैं। तो निगला हुआ जहर को उपचारित करने के लिए या फिर निगले हुए जहर से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है घर में गर्म पानी में नमक और सरसों का तेल, देखिए अगर किसी व्यक्ति ने जहर निगला है तो उसको तुरंत गर्म पानी में नमक और सरसों का तेल डालकर उसको पिला देना चाहिए, जिससे वो उल्टी करना चालू कर देता है और उसके पेट का जहर पूरा बाहर आ जाता है। एक उपाय हो गया गर्म पानी में नमक और सरसों का तेल डालकर उसको पिला देना। दूसरा उपाय है कि एक उंगली उसके मुंह में डालकर और उसके जीभ के अंदर बार बार उसको स्पर्श करना चाहिए उंगली से, जिसके कारण भी वो उल्टी करना चालू कर देता है। अगर उल्टी करना
चालू कर देगा तो फिर उसका जो निकला हुआ जहर है वो शरीर से बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया जहर निकलने पर क्या उपचार कर सकते हैं, गर्म पानी में नमक और सरसों का तेल डालकर पिलाना, या फिर उंगली उसके इधर गले के पास लगाना जिससे वो वोमिटिंग करने लगता है, उल्टी करने लगता है, जिससे जहर बाहर आ जाता है। अगला प्रश्न हमने लिए है सुरक्षात्मक उपकरण कौन कौन से हैं, इनके उदाहरण लिखिए। सुरक्षात्मक उपकरण मतलब होता है जब हम फील्ड में काम कर रहे हैं कहीं पे भी, तो हमारे हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, सर, इन सब में कोई भी चोट लग सकती है, कोई भी समस्या हो सकती है, तो इनसे बचने के लिए हम लोग कौन कौन से सुरक्षात्मक उपकरण इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला सुरक्षात्मक उपकरण है दास्ताने। दास्ताने मतलब होता है हत्थे, जो हाथ में पहनते हैं। दस्ताने भी होता है, दास्ताने भी होता है, यहाँ पे दस्ताने भी लिखेंगे तो भी सही है। हत्थे, ध्यान रखने वाली बात यह है कि हत्थे कभी भी कपड़े के नहीं होने चाहिए। कपड़े के रहेंगे तो फिर वो केमिकल को भी अवशोषित कर सकते हैं, पानी को भी अवशोषित कर सकते हैं, खूब ज़्यादा गंदे भी होंगे। तो दस्ताने हमेशा रबर के होने चाहिए। फिर दूसरा है आंखों की जो शील्ड होती है, जिसको हम लोग चश्मा बोल सकते हैं, शील्ड या फिर चश्मे। ये आंखों की सुरक्षा के लिए। फिर है टोपी या फिर हेलमेट। सर की सुरक्षा के लिए जूते। जूते हमेशा रबर के ही होने चाहिए, चमड़े के जूते या फिर कपड़े के जूते नहीं होने चाहिए। फिर है कपड़े। कपड़े केमिकल से बचाने के लिए होते हैं, जिसको एप्रन भी कहते हैं, एप्रन। ये हो गए सुरक्षात्मक उपकरण, दस्ताने, शील्ड, टोपी, जूते, कपड़े। और कपड़े दोबारा दूसरे जो कपड़े होते हैं दोबारा इस्तेमाल करने से पहले बार बार धोने चाहिए। जूते भी धोने चाहिए। खैर टोपी तो धोने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दस्ताने हमेशा रबर के होने चाहिए और जूते हमेशा रबर के होने चाहिए। फिर हमने अगला प्रश्न लिया है मशीन संचालन के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मशीन संचालन, अगर आप कोई भी मशीन का संचालन कर रहे हैं, चाहे वो ट्रैक्टर ही क्यों ना हो, तो मशीन का संचालन चालू कर रहे हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसमें जो भी नियम लिखे हैं, जो भी निर्देश लिखे हैं, उन निर्देशों का पालन करना चाहिए। जो भी निर्देश दिए हुए हैं, निर्देश को पढ़ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर उसके बाद दूसरा उपाय टायर चेक करना, टायर, ब्रेक, ऑयल, ये सब चेक करना। फिर उसके बाद सुरक्षात्मक जो भी जैसे हैंड ब्रेक होते हैं या फिर एयर ब्रेक होते हैं, ब्रेक तो यहाँ लिख दिया हमने, हैंड ब्रेक वगैरह चेक करना। सुरक्षात्मक उपकरण में सबसे पहले निर्देशों को पढ़ना, टायर, ब्रेक, हैंड ब्रेक। फिर उसके बाद मशीन का पानी, ईंधन, जो पंखे में बेल्ट लगे होते हैं वो पंखे के बेल्ट सही काम कर रहे हैं कि नहीं, पंखा सही काम कर रहा है कि नहीं, वो चेक कर लेना। हाइड्रोलिक में सबसे बड़ी बात ये होती है चेक करने जा रहा है कि जब हम मशीन से कोई भी चीज़ को, किसी चीज़ को अनलोड कर रहे हैं हाइड्रोलिक के पंप से उठाकर, तो ऊपर चेक कर लेना चाहिए कि कोई भी लाइट के तार, वायर वगैरह तो नहीं है। इस तरह की चीज़ें भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। लोडिंग अनलोडिंग करते समय आसपास की चीज़ों में कितनी दूरी है और मशीन सुरक्षित है, हमारा काम सुरक्षित है कि नहीं, ये जरूर चेक कर लेना चाहिए। इस तरह से मशीन संचालन के समय ये विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न ये है फूलों की कटाई के बाद फूलों में कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। फूलों की कटाई तो कर लिए, और उनमें नुकसान या फूल खराब क्यों हो रहे हैं, क्या क्या ऐसी बातें हैं जो फूलों को नुकसान पहुंचा सकती है, फिर फूलों को खराब कर सकती है। तो पहली बात तो ये है भौतिक समस्या। भौतिक समस्या मतलब कि जब हमने फूल को तोड़ लिया है तो फूल की पंखुड़ियों का टूट जाना, भौतिक कारक, भौतिक रूप से पंखुड़ियों का टूट जाना। देखिए क्वेश्चन है फूलों की कटाई के बाद फूलों का नुकसान कैसे होगा, तो भौतिक कारक, सबसे पहला क्या कारक है, भौतिक कारक, जैसे पंखुड़ियों का टूट जाना या फिर फूल का बिखर जाना, फूलों का बिखर जाना। फिर दूसरा है तापमान। तापमान के कारण
अधिक तापमान हो जाएगा तो भी फूल जल्दी खराब होने लगेंगे, अधिक तापमान के कारण। फिर तीसरा कारक है श्वसन के कारण। जब फूलों में श्वसन ज़्यादा होने लगता है तब भी फूल जल्दी से पक जाते हैं, जल्दी से खुल जाते हैं और जल्दी से बिखर जाते हैं। तो श्वसन ज़्यादा हो जाने के कारण भी फूल खराब हो जाते हैं। फिर कीटों के कारण, अगर किसी कीट का प्रकोप हो गया है तो भी फूल खराब हो जाते हैं, उसकी पंक्तियों में कीट लग जाना वो भी नुकसानदायक चीज़ है। फिर है पैकेजिंग के कारण। अगर पैकेजिंग सामग्री सही नहीं है तो उसके अंदर जो फूल पैक हुआ है वो खराब हो जाएगा और फूलों की कटाई के बाद नुकसान हो जाएगा। और एक बचता है परिवहन के कारण। परिवहन भी होता है और फिर भंडारण भी हो सकता है। भंडारण जहाँ किया जा रहा है वहाँ का अगर तापमान इष्टतम नहीं है तो भी फूलों का नुकसान हो सकता है। भौतिक कारक जैसे फूल का बिखर जाना, तापमान अधिक होने के कारण फूल का खराब होना। फूलों में अगर स्पंदन घोल में नहीं रखा गया है तो फूल जल्दी से खराब हो सकते हैं। फूलों में अगर कीटों का प्रकोप हुआ है तो फूल खराब हो सकते हैं। पैकेजिंग मटेरियल सही नहीं है तो भी फूल खराब हो सकते हैं। अगर सही परिवहन के माध्यम से फूलों का ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा रहा है तो भी फूल खराब हो सकते हैं। और भंडारण अगर इष्टतम तापमान में नहीं किया गया है तो भी फूल खराब हो सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये फूलों के कोई 5 विशेष अभ्यास। फूलों के मतलब जब हम फूलों की खेती करते हैं तो हम लोग कौन कौन से विशेष अभ्यास करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे अभ्यास होते हैं, जैसे कि नर्सरी तैयार करना, बीजों को बोना, फिर बीजों से पौधे उगाकर फिर उनकी रोपाई करना, जब फूल के पौधे कमज़ोर पड़ रहे हैं तो उनको स्टैकिंग करके सहारा देना। लेकिन इनके अलावा भी कुछ बहुत सारे ऐसे मुख्य अभ्यास जो है, विशेष अभ्यास वो लिख लेते हैं हम लोग। जैसे ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मतलब होता है फूलों को उनके आकार, उनकी गुणवत्ता, उनका रंग, उनकी क्वालिटी के आधार पर छांटना अलग अलग। जैसे कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अगर फूलों को हम बेच रहे हैं, भेज रहे हैं, तो उसके स्पाइक कितने लंबे हैं, फूल कितना अच्छा दिख रहा है, फूल का आकार कितना है, उस आधार पर फूलों को अलग अलग बांटना वो कहलाता है ग्रेडिंग। फिर दूसरा है स्पंदन करना, पैकेजिंग करना, भंडारण करना। स्पंदन मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। फूलों को ताज़ा रखना, साफ रखना, वो स्पंदन कहलाता है। पैकेजिंग, पैकेजिंग मतलब कि ऐसे पैकेजिंग मटेरियल में पैक करना जिससे फूल खराब ना हो जाए। फिर है भंडारण, ऐसे तापमान में भंडारित करना जिससे फूल खराब ना हो जाए। फिर कूल चेन। कूल चेन मतलब होता है जब तक उपभोक्ता तक फूल पहुंच नहीं जाता तब तक फूलों को सुरक्षित रखना, ताज़ा रखना, वो कहलाता है कूल चेन। तो ये कुछ विशेष अभ्यास है, ग्रेडिंग, स्पंदन, पैकेजिंग, भंडारण और कूल चेन। फिर हमने अगला प्रश्न लिया है टोपियारी क्या है। ये टोपियारी क्या है। तो टोपियारी जैसे कि हम लोग जो टोपी पहनते हैं उसी से आप समझ लेना कि किसी भी वृक्ष को, किसी भी झाड़ी को, किसी भी पौधे को छतरीनुमा बना देना, दिखने में आकर्षक बना देना, काट छाट करके या फिर उसको सहारा देकर, बांध कर, कैसे भी करके उस पौधे को आकर्षक बना देना दिखने में। जैसे आप कभी किसी गार्डन में जाते हैं तो आप वहाँ काफ़ी छतरी टाइप के दिखने वाले पौधे देखने को मिलते हैं। तो वो होते तो विशेष पौधे ही होते हैं कोई भी, लेकिन उनकी काट छाट करके और उन्हें विशेष रूप दिया जाता है और उस पौधे को बोला जाता है फिर टोपियारी। काट छाट करके छतरीनुमा पौधे बना देना टोपियारी कहलाता है। फिर लास्ट प्रश्न बचा है बोनसाई क्या है और बोनसाई कैसे तैयार करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि बोनसाई क्या है। बोनसाई जो है वो जापान के शब्द से बना हुआ बोनसाई, जिसमें देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये लिखा है बोनसाई। बोनसाई 2 शब्दों से बना है, ये बॉन प्लस साई। बॉन का मतलब होता है उथला और साई का मतलब होता है रोपण। किसी भी पौधे को उथले में रोपण करने लायक बनाना या फिर बोना बना देना, ये लिखा देखो बोनसाई मतलब बोना। किसी पौधे को कोई अच्छा वृक्ष बन सकता था, जैसे आम, इमली, मैं लिख देता हूँ कुछ नाम, जैसे बरगद, आम, इमली, अनार, बांस। बांस के और बरगद के बहुत ज्यादा देखने मिलते हैं, सहतूत। इस तरह के बहुत सारे और भी उदाहरण हैं। बहुत बड़े बड़े पौधों को, बहुत बड़े बड़े वृक्षों को बोना बना देना बोनसाई कहलाता है। जो बाहर लगाए जाते हैं, आउटडोर प्लांट के रूप में लगाए जाते हैं, उनको इंडोर प्लांट के रूप में रूपांतरित कर देना। बांस को तो घर के अंदर लगा नहीं सकते, लेकिन अगर उसको बांस को हम बोनसाई बना दें, मतलब छोटे छोटे बांस, ये पेन के बराबर के छोटे छोटे बांस बना दें, तो वो बांस नहीं रह जाएंगे, अब वो कहलाएंगे बोनसाई।
किसी बड़े वृक्ष को बौना बना देना बोनसाई कहलाता है। प्रश्न खत्म नहीं हुआ, लिखा है बोनसाई कैसे तैयार करते हैं। बोनसाई तैयार करने के लिए कुछ ज़्यादा विशेष बात नहीं है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। बोनसाई बनाने के लिए सबसे पहला है पौधे का चयन, पौधे का चयन करना। ऊपर जितने नाम लिखे इनमें से किसी पौधे का चयन कर सकते हैं। फिर है उसका रोपण, उसकी जड़ों को काटना, जड़ों की छटाई। ज़्यादा जड़ें होंगी तो पौधे की वृद्धि ज़्यादा होगी, अगर जड़ें काट दी जाएंगी, कुछ जड़ें बचाना भी है, पौधा नहीं मरना चाहिए। जड़ों की छटाई करेंगे, जड़ों को काट देंगे तो पौधे की वृद्धि रुक जाएगी या फिर पौधे की वृद्धि कम हो जाएगी। फिर उसके बाद शाखाओं को काटना, शाखाएं या फिर जो भी एक्स्ट्रा कलियां हैं, जो नई शाखाएं निकलने वाली हैं, नई वृद्धि जो निकल रही हैं, उनको काटना। फिर है पानी और पोषण या उर्वरक लिख देते हैं सीधे सीधे। पानी और उर्वरक जो है कम मात्रा में देना। अगर हम उर्वरक और पानी ज़्यादा देंगे तो उनकी वृद्धि ज़्यादा होगी और फिर वो बोनसाई कहाँ रह जाएगा। हमको बौना बनाना है, कुल मिला के छोटा पौधा रखना है, तो पानी भी कम देंगे, उर्वरक भी कम देंगे। अगर नई वृद्धि निकलेगी उनको काटते जाएंगे, उनकी जड़ों को पहले ही छांट के रखा हमने। फिर इसके बाद उसकी शाखाओं में तांबे के तार लपेट कर, तांबे के तार लपेट कर, कोई भी पौधे की शाखाओं में तांबे के तार लपेट कर और उसको फिर ट्विस्ट करना, ट्विस्ट करना मोड़ देना, तांबे के तार लपेट कर मोड़ देना, जिससे उसको एक निर्धारित आकार बनाया जा सकता है। इस तरह से तांबे के तार लपेट कर शाखा को मोड़ देना या फिर तना को मोड़ना, वो जिससे एक निर्धारित आकार बना सकते हैं। इस तरह से बोनसाई तैयार हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। बोनसाई मतलब कि बड़े वृक्षों को बौना रूप बनाना या फिर छोटा रूप बना देना बोनसाई कहलाता है। जैसे कि बरगद, आम, इमली, अनार, बांस, सहतूत के पौधों को टेबल में रखने लायक बनाना बोनसाई कहलाता है। बोनसाई तैयार करने के लिए सबसे पहले पौधे का चयन करना आवश्यक होता है और पौधे का चयन इन सब किसी भी पौधे से किया जा सकता है। इनके अलावा बहुत सारे और पौधे होते हैं। फिर दूसरा है जिस पौधे का चयन किया गया उसकी जड़ों को छांटना, उसकी नई वृद्धि और शाखाओं को छांट देना, काट देना और उस पौधे को पानी कम देना, उर्वरक कम मात्रा में देना ताकि उसकी वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। और उसकी शाखाओं में तांबे के तार, जिनमें जंग नहीं लगी होनी चाहिए, जंग मुक्त तांबे के तार लपेट कर और तने को फिर निर्धारित रूप में बांटना, मोड़ देना, ट्विस्ट कर देना, जिससे वो बोनसाई बन जाएगा। इसके बाद हम एक और वीडियो बना देंगे जिसमें रोजगार कौशल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कक्षा 12वीं के, वो आप लोग इसमें देख लेना, तो आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी पूरी हो जाएगी। ओके, थैंक यू।